नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और चीन के बीच दोस्ती क्या है, गठबंधन क्या है और MOU क्या साइन हुआ है। उसकी वजह यह है कि झूठी बातों पर तो शक सब करते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि देश के लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक सबको है। पत्रकार को भी है, प्रतिपक्ष को भी, जनता को भी है, लेकिन प्रतिपक्ष से भी सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी उसके आने चाहिए। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और चीन की जो पार्टी है उसके बीच में कोई MOU साइन हुआ था। बात 2008 की है, लेकिन जवाब 2025 तक नहीं मिला है और इसी बात को कई बार बीजेपी उठाती है और इस वजह से भी कई बार कांग्रेस के ऊपर संदेह पैदा होता है। इसके बाद एक बात और है ख़ास, वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन दूसरी खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास भारतीय कांग्रेस के कुछ नेताओं का दल एक वहाँ गया था, जिसमें मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद भी खास तौर पर शामिल थे। उन्होंने सवाल किया था कि हमें भारत में मोदी की सरकार को गिराना है, इसलिए आपकी मदद चाहिए, और इत्तेफाक से ये बातचीत वायरल भी हो गई थी। इसके बाद जो राहुल गांधी के, हम कह सकते हैं कि गुरु तो नहीं, लेकिन उनके मार्गदर्शक सैम पित्रोदा कहते हैं कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है। अब गलवान घाटी भी चीन कर रहा है, डोकलाम भी चीन कर रहा है, चिकन नेक पर बात करना वो भी चीन कर रहा है। एक युद्ध वो हमसे लड़ चुका है, हज़ारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद भी पित्रोदा साहब कहते हैं कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है। ये लाइन सैम पित्रोदा की है और इसको आगे बढ़ाते हैं राहुल गांधी। जब कभी चीन से टकराव की बात होती है तो वो ऐसे सवाल कर देते हैं जिससे लाभ चीन को मिलता है। पाकिस्तान से विवाद होता है, भारत की सेना और सरकार से वो ऐसे सवाल करते हैं जिसका लाभ पाकिस्तान को मिलता है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये गठबंधन क्या कहलाता है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी और हमारे युवा पत्रकार साथी जयंत सिंह तोमर जी। हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, क्लियर है। दरअसल सारा मामला ये कि मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि सवाल हर कोई पूछ सकता है लोकतंत्र में। ऐसा नहीं कि सवाल पूछने पर आप गायब कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस से सवाल पूछे जाए और सरकार से सवाल पूछे जाए, जवाब नहीं आए तो लोग परेशान हो जाते हैं। सरकार भी जब जवाब सवाल का उत्तर नहीं देती है तो सभी लोग तंग होते हैं। कांग्रेस ने कहा था कि मणिपुर PM क्यों नहीं जाते, इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि 2008 का मामला है, कांग्रेस पार्टी और चीन की जो सत्ताधारी दल है उसके बीच MOU का, इस पर भी कोई कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं आया। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं कांग्रेस और चीन के पार्टी गठबंधन को, MOU को? क्योंकि जवाब नहीं आने पर लोग कयास लगाएंगे और फिर इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सच से बहुत दूर होती है। इसलिए कांग्रेस को इस पर अपनी सफाई या सच बताने की जरूरत है। आपकी राय? नहीं, ठीक कहा आपने सर। राघवन जी, देखिए, सवाल पूछने का राइट सबको है, हमको भी, आपको भी है, और विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है 2008 में जो MOU हुआ था और ये हमारे पास इंडिया टुडे में और जगह रिपोर्ट हुआ था, तो यह था कि जो भी, जब ओलंपिक चल रहा था वहाँ पे और सोनिया गांधी गई थी जी, तब दोनों पार्टी के बीच में MOU हुआ था। उसमें MOU हुआ था कि रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो बायलैटरल इश्यूज हैं या और जो इश्यूज हैं उस पर एक्सचेंज करने का, आइडिया एक्सचेंज करने का, बात करने का। और उनको इसमें मुझे लगता नहीं तब भी कुछ इश्यू तब भी उठाया गया था, लेकिन कोई ऐसा उसमें कोई देशद्रोह वाला मामला हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा मुझे लगता नहीं फिलहाल। मैं 1 मिनट रुकूंगा, आपको 1 सेकंड रुकूंगा। हमें लगता नहीं पर सवाल नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन उस MOU के बाद जो कांग्रेस की एक्टिविटी है, जब जब चीन ने हम पर कुछ दबाव डाला है तो कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी दिखी है, अपरोक्ष रूप से। सीधे तो खड़ी हो भी नहीं सकती, क्योंकि सीधे खड़ी होगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सवाल है कि उसके बाद राहुल गांधी का चीन के राजदूत से मिलना, जब वो विवाद चला था डोकलाम और हम गलवान घाटी की बात करें, इसके बाद सैम पित्रोदा का ये कहना कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, ये सारी बातें बताती कि कहीं ना कहीं, और फिर सलमान खुर्शीद का ये बीच में एक बयान
जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वहाँ से भागकर आई भारत, तब उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। आखिर इन सब बातों के मायने क्या है? नहीं, आपने सही कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एमओयू किया और ये ऑन पेपर किया, इन ब्लैक व्हाइट की पहली बार, वो छिप के नहीं गया। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं दोनों तरफ की बात बता रहा हूँ। जी जी। जो सवाल आपने बयान उठाए हैं, वाकई उस पर निंदा भी हुई थी और प्रश्न भी उठाया गया था। लेकिन दूसरी बात जो है राघवन जी, ये भी है कि चीन का 2008 के बाद भी जब ये एमओयू हुआ है, उससे पहले भी चीन से हमारा जो संबंध है, दोनों देश की बात कर रहा हूँ, उसमें दोस्ताना ही रहा है। तो जैसे पाकिस्तान रोग स्टेट है हमारे लिए, एक शत्रु देश है, भले ही वहाँ पे एम्बेसी लेवल पे हम लोग का संबंध रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसा हमने ट्रीट नहीं किया चीन को। उसके बाद जब मोदी जी सरकार बनाए, भाजपा की सरकार बनाई, तो आपको याद होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे आए भी थे, अहमदाबाद के साथ में। तो ऐसा कोई चीन से, और जो दूसरी बात है चीन पे सवाल उठाने का, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये बात कांग्रेस ने कही कि हमारा जो जमीन है करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर, वो चीन ने कब्जा किया हुआ है, वो उस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों साइड से है। और उसमें हमारे देश का जो रुख है प्राइम मिनिस्टर का या हमारे भारत देश सरकार का, वो है कि चीन से हमारा ऐसी शत्रुता नहीं है और व्यापारिक संबंध भी है। मैं भी परसों गया था राघवन जी, एक जगह में सामान ले रहा था, हमने उसमें लाइट बड़ा अच्छे दिखे, हमने कहा लाइट देखे, यहाँ पे उठाए लाइट, देखा मेरी चाइना दिखा हुआ है। यही चीन है। अभी जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैं युद्ध तो नहीं बोलूंगा राघवन जी, अभी जब लड़ाई हुआ है, हमने हमला किया, तो चीन ने बड़े बेशर्मी से ये कहा कि हम पाकिस्तान के संप्रभुता को आंच नहीं आने देंगे इस रीजन में। उसके बाद हमने टर्की के बहिष्कार की बात की थी, मैं भारतीय जनमानस की बात कर रहा हूँ जी जी। हमने अजरबैजान के बहिष्कार की बात, हम चीन के बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? माल वहां से आ रहा है, हम उसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। तो चीन तो मार्केट में छाया हुआ है, अभी भी होली दिवाली जो होता है, चीन के प्रोडक्ट छाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत विस्तृत रूप से, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उसको विस्तृत से हमारे चीन के साथ जो पॉलिसी है, नए सिरे से आपका जो स्टेटमेंट है, उसके परिपक्ष में बोल रहा हूं मैं कि नए सिरे से परिभाषित और नए सिरे से देखने की जरूरत है। बिल्कुल रंजन जी, सरकार तो बड़ी बात हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, देश के आर्थिक हित देखे जाते हैं, बहुत सारी सामरिक हितों की बात की जाती है। हम पत्रकार भी चीन के खिलाफ कहाँ बोल पा रहे हैं? सवाल ये है कि हम पहले नागरिक भी हैं, फिर पत्रकार हैं। सरकारों की बात दूसरी हो गई है। हमारा मानना यह है कि जब हम पत्रकार इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर कैसे चीज़ों को जनमानस में आ पाएगी? टर्की के बारे में तो हमने कहा कि उसका बायकॉट करो, चीन के बारे में भी एक बार बायकॉट की बात हो चुकी है, लेकिन अगर अब नहीं हो रहा है तो सरकार की कमजोरी को हम मानते हैं। वैश्विक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हम भी बहुत लिहाज करके बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, जबकि वो शत्रु देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ये दिक्कत है और इसी दिक्कत पर हम बात कर रहे हैं। और ये दिक्कत राघवेंद्र सिंह, रंजन श्रीवास्तव से होती हुई राहुल गांधी तक जा रही है। सैम पित्रोदा उसके लीडर बन रहे हैं कि वो हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, जबकि मुझे और हम जैसे कई लोगों को बचपन में ये बताया गया था कि चीन का सामान नहीं लेना, क्योंकि मेरा जन्म चीन युद्ध के बाद हुआ। उस समय ये कहा गया कि अगर हम चीन का सामान खरीदेंगे तो वो चीन हमारे सामान से पैसे कमाएगा, फिर उसके कारतूस बनाएगा और उसके कारतूस हमारे देश के जवानों की छाती को छलनी करेंगे, इसलिए चीन का कोई सामान हमको नहीं लेना है। तो ये निजी एजेंडा नहीं है, ये देश की बात है। दुर्भाग्य है कि देश के बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वो सरकार पर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी तो नहीं, लेकिन विज्ञान में एक चीज़ कही जाती है कि जो वजन, जो बोझ ना उठे उसे सरकार देना चाहिए। तो हम खिसका रहे हैं लाइबिलिटी को। सरकार की जिम्मेदारी तो है, बनती है, लेकिन जब पाकिस्तान से मामला हुआ, पहलगांव का मसला आया, तो पूरे देश ने कहा ना कि इसका जवाब देना चाहिए। उस देश के लोगों में हम भी शामिल थे। दरअसल हम इस मुद्दे पर चीन के मामले में थोड़े से लिबरल हो जाते हैं और फिर चीज़ें दिक्कत में आती है। फिर हम ये नहीं करें कि जो चीन के पक्ष में है वो चीन का दोस्त है, जो उसके खिलाफ है वो भारत का राष्ट्रभक्त है। ये बहुत सारी बातें। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊँगा। जयंत जी, ये सारा मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कई बार देखा चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर जब भी देश संकट में आता है तो कहीं ना कहीं से इस तरह की आवाज़ उठती है
उसमें हम पत्रकार भी शामिल होते हैं, पॉलिटिशियन भी शामिल होते हैं, और कई ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी भी रहते हैं, सो कॉल्ड, जो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं और सरकार से तो जवाब मांगते ही हैं, मांगना भी चाहिए, लेकिन सेना से भी जवाब मांगते हैं। अभी की हम बात करें ताज़ा, तो इस पर भी लोगों ने शुरू में तो नहीं कहा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पहलगांव के मामले में जो भारत सरकार की हमारी सेना ने कार्रवाई की है उस पर सवाल करेंगे तो अभी पिटना शुरू हो जाएंगे। बहुत धीरे से जी, बहुत धीरे से, बहुत चतुराई से फिर दाएं बाएं होकर सवाल शुरू हो गए। तो ये दिक्कत है कि हमारी राष्ट्रभक्ति अपनी जगह है, लेकिन बोलने में तो कम से कम ठीक से बात करें। जैन जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, अभी तक जो चर्चा हुई, रंजन जी ने जो कहा और आपने जो कहा, वो निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है। हम लोग निरंतर देख रहे हैं कि 1962 से लेके और अब तक, और तिब्बत पर जिस तरह से कब्जा किया चीन ने, उन सारी चीज़ों को लेके आमतौर पर भारतीयों का जो अनुभव है वो ये है कि चीन विस्तारवादी, साम्राज्यवादी नीति पे चल रहा है, और भारत के लिए मुश्किल ये है कि चारों तरफ से, तीन तरफ से घिरा हुआ है। अब वो किस तरह की कूटनीति, रणनीति अपनाए। अक्सर ये कह दिया जाता है कि बहुत हम लोग भारतीय लोग इतने भोले हैं, और ये कहते हैं कि चीन में कहावत है कि इस जन्म में अच्छे काम करोगे तो अगला जन्म भारत में मिलेगा। बौद्ध धर्म जिस तरह से यहाँ से गया, लेकिन आज वो पूरा परिदृश्य बदल चुका है। सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से चीन धरती पर, पूरी पृथ्वी पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका है, और एशिया में उसको रोकने के लिए हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका किस किस तरह के उपाय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और हम लोग देख चुके कि हाल ही में जो पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से ये झड़प हुई, और उसमें चीन ने प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से किस तरह से मदद की है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अरुणाचल पे उसने किस तरह से दावा किया कि इसका नाम जो है बदल दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत की जो सरकार है वो सबसे इस समय बिगाड़ खाता नहीं करना चाहती है। हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं, और ये समय है बहुत ही कूटनीतिक तरीके से और बहुत ही सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ने का। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों की बातचीत हुई थी कि किस तरह से व्यापार घाटा कितना बड़ा है भारत और चीन के बीच में जी। तो हम लोग अंततः यही है कि ये जो समय है, किस तरह से इस संकट से हम लोग बचें और कैसे अपना अस्तित्व, अपनी संप्रभुता को बचा के रखें। हाँ, दरअसल बात उसी पर आकर टिकती है कि हम लोग चीज़ों के बारे में कम से कम हम तो बोलें, सरकार की कूटनीतिक मजबूरी हो सकती है, हम दुश्मन देशों से घिरे हुए हो सकते हैं। बार बार हम कई बार इजराइल का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। हम भी घिरे हुए हैं, लेकिन चीन, इजराइल हमसे भी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी बात हम यहाँ ये कहते हैं कि इजराइल दुश्मनों से घिरा हुआ देश है और भारत दुश्मनों से भरा हुआ देश है। और जब ये दुश्मनों से भरे हुए देश की बात आती है, तो चाहे पहलगांव के मामले में भारत की आर्मी ने जो स्ट्राइक की, हम उसको अघोषित युद्ध कह सकते हैं, इस्लामाबाद तक, माने कराची तक, लाहौर तक उनके जो आर्मी की एयरबेस है वहाँ तक हमने हमले किए और हमारी मिसाइलों ने गवाही दी कि उनके एयरबेस क्षतिग्रस्त हुए। बाद में इस पर भी सवाल हुए कि ये सच है कि झूठ है। फिर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे रात को 2:30 बजे ये कहा गया कि हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है, हम दुश्मन देश की बातों पर यकीन करते हैं। सवाल हमारा यहीं से शुरू होता है और हमारी सेना और हमारी सरकार पर अविश्वास करते हैं। ये जो हमारी आदत है, ये कहीं ना कहीं हमको देश से दूर ले जाती है और दुश्मनों के निकट ले जाती है। शर्मा जी, आपकी राय? मेरे पास वैसे उदाहरण इतने सारे हैं कि पूरी चर्चा इसी पर रुक सकती है, लेकिन मैं अंत में उन 2-4 का खास तौर से उदाहरण दूंगा जो ये बताता है कि भारत की जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिक है, वो किस तरह से नाजुक मौके पर कई बार चतुराई के साथ कोशिश करते हैं सैबोटेज करने की। आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से राघवेंद्र जी, भारत के इस समय के वातावरण में मैं 2 प्रकार का एक अंतर देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं राजनीति में राष्ट्रनीति और राजनीति, उन दोनों में जो अंतर होना चाहिए वो बचा नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि चीन हो या पाकिस्तान हो, वो 3 प्रकार से भारत के भीतर काम करते हैं। एक तो उनको, भारत में भी 3 प्रकार के लोग हैं। चीन की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तो कहीं ना कहीं जो बेईमान किस्म के व्यापारी हैं उससे उनका कनेक्शन है, और जो कहीं ना कहीं भ्रष्ट किस्म के नेता या अदूरदर्शी नेता है
उनसे उसका कनेक्शन है, और उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में। आप कल्पना कर सकते हैं कि जन सामान्य में चीन को लेकर के भावना बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बाद भी चीनी सामान से भारत के बाजार पटे हुए हैं, गांव-गांव तक चीनी का सामान पहुंच गया। आखिर अगर 1 नंबर में नहीं मंगा रहे तो 2 नंबर में कौन क्यों मंगा रहा? तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है, समाज की जागृति का एक अभाव है। और एक सबसे बड़ी बात जो भारतीय मुझे लग रहा है, कई बार हम 1 बार धोखा खाते हैं, 2 बार धोखा खाते हैं, हम बार-बार धोखा खाते हैं। अब चीन को ही अगर देख लें, युद्ध होने तक, क्योंकि मैंने 62 का युद्ध देखा है, हालांकि बहुत छोटा बच्चा था, हमने प्रभात फेरी भी निकाली थी उस समय, तो 1 दिन, 2-4 दिन, 15 दिन पहले तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। और उसने अगर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो पार्लियामेंट में कहा गया तो वहाँ तो कुछ भी घास का तिनका नहीं होता, उसकी हमने कोई परवाह नहीं की। और उसके बाद भी तो उसने हमारे बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया, उसके बाद भी हमारे ओर से उससे दोस्ती के प्रस्ताव होते चले गए। तो और इसके अलावा योजना पूर्वक ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां माओ को अच्छा मानने वाला या मार्क्स को अच्छा मानने वाला अधिकारी या मीडिया में उनको लोग ना हो। तो कुल मिलाकर के योजना पूर्वक वो वातावरण बनाते हैं। और फिर एक चंदे की एक और बात समझ लीजिए, उनको इस बात का अंदाज लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, उनको या तो पैसा दे करके खरीदा जा सकता है। अब वो 1 नंबर में चंदा दे दो या 2 नंबर में टेबल के नीचे से दे दो। तो यही कारण है कि 62 के युद्ध में भी या 65 के युद्ध में भी या कश्मीर के युद्ध में भी हमारी फौज तैयार थी आगे बढ़ने के लिए, उसको रोका गया। 62 में हम ये मान सकते हैं कि साधनों की कमी थी, लेकिन 65 में कोई समस्या नहीं थी, 47 में कोई समस्या नहीं थी, अक्टूबर में जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, 71 में कोई समस्या नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं राघवेंद्र जी, आज घटनाएं घट गई हैं, हम सारी चीज़ की समीक्षा कर सकते हैं। हमने 93,000 उसको फौजी लौटाए, क्या उसने हमारा एक भी युद्धबंदी छोड़ा? क्या उसने? बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसके अलावा बांग्लादेश के युद्ध में हमको सिवा नुकसान के कुछ नहीं हुआ। जिस बांग्लादेश से करोड़ों हमारे यहाँ शरणार्थी आकर के चले गए, वो बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान की गोद में बैठा है। तो कुल मिलाकर के जो अदूरदर्शिता है, कूटनीति का अभाव, और कहीं ना कहीं जो अटूट राष्ट्र का चिंतन हमारे देश के अंदर होना चाहिए, उसका अभाव है। और किस तरीके से भाषाएं कितनी बार हमारे नेताओं की विदेशियों से मिलती हैं। अब अगर पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनके राफेल गिरा दिए, तो हमारे राजनेता पूछ रहे हैं कि भैया राफेल गिरे कि नहीं गिरे। भाई दुनिया कौन क्या कह रहा है, उसके बजाय हमको अपनी सेना पर तो भरोसा होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बहुत आक्षेप आते हैं, लेकिन राष्ट्रनीति को बचना चाहिए। एक बात कहकर के मैं राघवन जी बात खत्म करूंगा जी। कई बार अपोजिशन को बड़ी चिंता हो जाती है। इस समय मुझे अपोजिशन को ये लग रहा है कि उनको लग रहा है कि कहीं ये जो ऑपरेशन किया उन्होंने, सिंदूर ऑपरेशन, इसका उनको चुनाव में लाभ न मिले। हमारे नेता इतने अदूरदर्शी हैं, इतने कम बुद्धि के हैं, उनको ये कल्पना नहीं है कि 71 के युद्ध का लाभ इंदिरा जी को मिल पाया क्या 77 में, या वो जो अटल जी के समय युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, क्या कारगिल के युद्ध का लाभ अटल जी को मिल पाया क्या? हमारे यहाँ 2 महीने में हानि और लाभ सब भूल जाते हैं। तो अलग तरीके से चुनाव होगा, मगर वो उलझे पड़े हैं कि कहीं इसका राजनीतिक लाभ ना लें। कोई राजनीतिक लाभ कभी नहीं मिलता, आज तक तो मिला नहीं, तो अब कैसे मिल जाएगा? शर्मा जी आपने ठीक कहा, लेकिन राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसके चलते हम इस तरह की बातें करेंगे कि हमारी सेना ने क्या किया, सबूत चाहिए। अब सेना तो कैमरा लेके जा रही बेचारी। मजाक में लोग कहते हैं कि अब सेना जब जाएगी कुछ करने तो साथ में फोटोग्राफर लेकर जाएगी, हालांकि उसके लिए व्यवस्था है, अब कैमरे लग गए उनके हेलमेट में भी। लेकिन क्या ये ठीक है? इसी पर हमारा मामला है कि जैसे रंजन जी आपने बताया कि उस समय 2008 में स्टोरी छपी थी इंडिया टुडे में, लेकिन उसमें जैसे ही स्टोरी छपी उसके बाद की घटनाओं को हम देखें तो चीन से कांग्रेस का जो दोस्ताना, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे भले उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस का दोस्ताना जो चीन से है वो कहीं ना कहीं आंखों में किरकिरी बनता है। और मुझे नहीं याद पड़ता, आप अगर कुछ होता जरूर बताइए, क्या 2 देशों की राजनीतिक पार्टियों के बीच में कभी MOU साइन हुआ भारत में, कभी उसके पहले या उसके बाद के उदाहरण तो जरूर मुझे तो नहीं याद पड़ता, या दुनिया में कोई सरकारों के बीच तो होता है। ये जो MOU की परंपरा शुरू हुई थी वो आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन उस MOU के बाद से ये देखने में आ रहा है, जो घटना है अगर हम उसको जोड़कर देखें तो लगता है कि कांग्रेस का थोड़ा सा पड़ला चीन की तरफ झुका हुआ दिखता है।
सीधे तो भारत के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता, आप और हम ही उनको नहीं रहने देंगे। लेकिन वो जब घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के चलते जब बारीकी से पड़ताल करते हैं तो बहुत मामूली सा अंतर होता है राष्ट्रवाद और देशद्रोह के बीच का। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ देता है, बाकी किसी पर कोई शक नहीं है। आपकी राय? देखिए, जो 2008 का आप इंडिया टुडे की बात कर रहे हैं, मैंने पहले कहा कि अच्छा बड़ा विशद सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि इसको लिए कई घंटे चाहिए, कई दिन चाहिए, तो एक एक चीज को हम एनालिसिस करो इस चीज का। तो पहली बात तो उस पर आता हूँ विषय पे। उसमें मैंने कहा अभी भी चीन हमारा शत्रु देश नहीं है, हमने घोषित नहीं किया हुआ है। तो अगर दो पार्टी के बीच में ये नहीं हो रहा है तो उसको हम उस नजरिए से ना देखें कि हमारे देश के खिलाफ जा रहा है। कोई चीज पहली बार हुआ है तो अगर हमारे देश के खिलाफ कुछ है, अगर सेमयू में हम पढ़ते हैं उसमें भारत के खिलाफ कुछ चीज जा रही है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेमयू को देखें हम लोग। मुझे अनुमति देंगे एक लाइन बोलने की बीच में? जी नहीं सर, प्लीज सर। नजरिया हमारा 2008 में नहीं बदला था, 2015 में भी नहीं बदला, 2020 में भी नहीं बदला। नजरिया हमारा अभी इसलिए बदला क्योंकि उस समय के बाद, एमओयू के बाद की जो चीजों को हम एक एक करके जोड़ते हैं तो फिर शक पैदा होता है। ये मेरा मतलब है। सर किसको पता था? ये तो हमें भी नहीं पता था कि जब इंडिया पाकिस्तान में मामला होगा तो चीन आके कह रहेगा कि पाकिस्तान की संप्रभुता पे आंच नहीं ना देंगे, जबकि फैक्ट है कि आज भी भारत चीन का व्यापारिक संबंध है, आयात निर्यात है। और जो उस दिन वो जो मैं बात बता रहा था राघवेंद्र जी, मुझे इतना गुस्सा लगा, हमने जब बल्ब उठाया उस चीज को, मैंने चैनल में वही रख दिया उसको। और मेरे मन में सवाल आया कि अगर हम तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं, अजरबैजान का कर रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो चीन के बहिष्कार की बात क्यों नहीं हो रही? आपकी बात बिल्कुल सही है कि कूटनीतिक तौर पे भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन आप याद करिए 2008 में बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। सरकार में कांग्रेस थी तो अगर उनका एमयू हुआ है, उस एमयू के चलते अगर कोई देश विरोधी बातें हुई हो तो उनको कांग्रेस को क्वेश्चन कर सकते हैं, रूलिंग पार्टी कर सकती है, और बहुत लंबा दौर जाएगा। लेकिन जैसा हम तो नटशेल में बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूँ सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। जब तोमर साहब ने कहा कि चीन की नीति 62 के बाद ही विस्तारवादी रही है, रमेश शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि राष्ट्रनीति राजनीति में घालमेल हो गया है। तो लगता है बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं कि हम चीजों को बाइफर्केट नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष भी उसमें है और सत्ता पक्ष भी उसमें है, कोई इसमें किसी को दूध का धुला नहीं मान सकते। बिल्कुल। तो दोनों को अपनी अपनी जगह पे नजरिया देखना पड़ेगा। मेड इन इंडिया बचाने का समय यही है, विदेश नीति देखने का समय यही है, और भारत को आगे बढ़ाने का समय यही है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक कहावत है जयंती जी कि दुश्मन का दोस्त अगर कोई है तो वो हमारा दुश्मन कहलाएगा। इसके लिए बहुत हमको डिप्लोमेसी समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है ये। और बात यह है कि वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, लेकिन वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है तो सरकार भले ही ना माने, लेकिन देश की जनता को ये मानना चाहिए कि इसके सामान का हम, जैसे रंजन जी को तकलीफ हुई, मैं अपनी हौश हवास की बात कर रहा हूँ, अगर प्राणों का संकट नहीं है तो हमने चीन की कोई भी चीज़ नहीं खरीदी, कितनी भी प्रिय रही हो। हमने बच्चों को सिखाया कि अगर ये चीज़ खरीदेंगे खिलौना, तो बेटा इस खिलौने के पैसे से चीन के पास पैसा जाएगा, फिर वो हथियार बनाएगा और हमारे देश के सैनिकों को मारेगा। जब ये बात हमने बच्चों को सिखाई तो अब बच्चे बड़ों के बोलते कि आप ठीक बोलते थे, और उन्होंने उसके बाद से कभी भी कोई सामान लेते हैं तो वो देखते हैं कि ये मेड इन कहाँ का है, चाइना का है तो वो रख देते हैं। हम बोलते हैं कि खरीद लो, बोले नहीं चाइना का है। तो ये बात सरकार नहीं बताएगी, ये बात तो समाज को और हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद अगर सरकार बताती तो देश में गद्दारी नहीं होते। आपकी राय? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि जिनके साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है या फिर हम लगातार घाटे में हैं तो उसके साथ किस तरह और वो दुश्मन के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। और एक ज़माना ये था कि ये कहा जाता है कि रूस में जब बारिश होती है तो यहाँ के प्रगतिशील छाता लगा लेते हैं, तो कमोवेश वही बात मैं समझता हूँ कि चीन के संदर्भ में भी हो सकती है। लेकिन चीन पूरी तरह से बदल चुका है। आज साम्यवाद का चोला जरूर वो ओढ़े हुए है, लेकिन पूरी तरह से एक पूंजीवादी ताकत के रूप में, साम्राज्यवादी ताकत के रूप में बढ़ रहा है। इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ यही कहेंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि विवेकानंद केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक और कूटनीतिक केंद्र है, और राजीव गांधी फाउंडेशन, दोनों ही एक तरह से अपने अपने विचारधारा के संप्रचार के माध्यम हैं। ये और कौन सा जनता के हित में काम कर रहे हैं मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, और मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह की आम धारणा है उस हिसाब से अपने अपने विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। बेशक पैसा मिल रहा होगा विवेकानंद ट्रस्ट को भी, जो आपने बताया,
लेकिन सवाल है कि क्या वो चीन के पक्ष में बोल रहे हैं? अगर वो चीन के पक्ष में बोल रहे हैं तो फिर हम उनकी भी उतनी आलोचना करेंगे, बल्कि इनसे एक कदम आगे बढ़ के आलोचना करेंगे जितनी हम राजीव गांधी फाउंडेशन की या एमओयू की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप उनसे जो भी लेना देना करिए आप, लेकिन देश के मुद्दे पर चोरी से चीनी राजदूत के यहाँ मत जाइए। फिर एक तरफ कहा जाता है कि चीन पर हमला करिए, देर हो रही है। चीन पर हमला जब आर्मी करती है तो फिर उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो हमले में हमको सफलता मिली है उसके सबूत दीजिए, और फिर गाहे बगाहे दाएं बाएं इस पर बात होती है। ये तकलीफ देह है और इसमें सब शामिल हैं। हम कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस की बात तो इसलिए हो रही क्योंकि उसने एमओयू साइन किया है और उसके बाद जब संकट चीन पे आता है तो वो उनके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। पक्ष में सीधा नहीं होता है। हम किसी दुश्मन पर सवाल के बजाय अपने ही आदमी पर सवाल खड़े करें, ये भी दुश्मन की मदद होती है। आपकी राय छोटी सी। निश्चित रूप से राघवन जी, हमें अपने लोगों पर सवाल खड़े नहीं किए जाना चाहिए। और चीन को हम देख रहे हैं और पाकिस्तान को हम देख रहे हैं, स्वतंत्रता के पहले दिन से ये दोनों के दोनों खुटपेच कर रहे हैं, हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, अपने वहां पर उसकी डेमोक्रेसी बदल रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, अपने समर्थक पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसमें पूरे देश को जागरूक होना होगा। मान करके चलिए कि सरकार अपनी जगह है, सेना अपनी जगह है, कहीं ना कहीं देश का जो सामाजिक वातावरण है, मानसिक वातावरण है, उसमें तो एकत्व होना चाहिए। बिल्कुल। जितने गद्दार भारत में मिलते हैं वो मानसिक रूप से गद्दार हो सकते हैं, बौद्धिक रूप से गद्दार हो सकते हैं, या सूचना देने के लिए होते हैं। इतने गद्दार पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिल्कुल। मिलते। शर्मा जी, एक बात और है, हमारे सवालों का अगर पाकिस्तान उसके प्रचार तंत्र में इस्तेमाल करे तो समझ सकते हैं कि हमारे सवाल भारत के हित में थे या पाकिस्तान के हित में थे। हमारे सवाल अगर चीनी मीडिया के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं या चीन उनका इस्तेमाल कर रही है तो फिर हमें समझना चाहिए कि हम किसकी तरफ खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो प्रतिपक्ष के नेताओं के बयानों को चीन और कांग्रेस पाकिस्तान उपयोग करता है अपने देश के हित में। तो चलिए, चर्चा थोड़ी सी लंबी चलने लायक थी लेकिन समय की कमी है। रंजन जी, आपने अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छे तर्क दिए, आपका बहुत साधुवाद। जैन जी, आपका बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो चीन और कौन सा गठबंधन सवाल पैदा करता है और इससे लोगों को जवाब भी चाहिए। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।